नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो घोषणा पत्र में आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़े बड़े नेताओं से बात होगी, बड़ी खबरों पर, विवादों पर और मुद्दों पर। आज हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास मेहमान, और बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री हैं, 10 साल से एक ही विभाग संभाल रहे हैं और ये भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। नितिन जयराम गडकरी, थैंक यू। आप रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मंत्रालय संभाल रहे हैं। पर नितिन जी, देखने में ये आया कि जब टिकट की घोषणा हुई, पहली लिस्ट में आपका नाम था नहीं, और मुझे अभी तक याद है कि हमने स्टूडियो में चर्चा भी कर डाली। क्या ये नहीं होना चाहिए कि बड़े नेताओं को, जिनका बिल्कुल निर्विवाद है, तो उनके नामों की घोषणा, बड़े नेताओं के नामों की घोषणा पहली लिस्ट में हो जाए, ताकि इस तरह से अटकलें न लगें? नहीं, पहली बात तो ऐसी है कि हमारी पार्टी में एक पद्धति है कि पहले स्टेट के प्रेसिडेंट और सभी प्रमुख टीम पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ चर्चा करती है। तो पहले लिस्ट के समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 3 राज्यों के टीम के साथ ही पार्लियामेंट्री बोर्ड की चर्चा हुई और उन राज्यों में जो प्रमुख नाम थे वो डिक्लेयर हुए। उस समय कुछ लिस्ट उसकी डिक्लेयर हुई। महाराष्ट्र की चर्चा ही नहीं हुई थी। जैसे महाराष्ट्र की चर्चा हुई और उसमें पहले लिस्ट में ही मेरा नाम आया, इसके पीछे कोई कारण नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। अब कारण न होते हुए मीडिया में और कुछ विपक्ष के लोगों ने कारण उसकी चर्चा की, वो प्रस्तुत भी थी और गैर थी। इसमें ये बात भी जुड़ी कि उद्धव ठाकरे ने आपको ऑफर कर दिया? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और विचारधारा इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। तो मैं तो अपने ही पार्टी में रहूँगा, एक दूसरे पार्टी से लड़ने का ऐसा कोई सवाल भी नहीं उठता। क्या इसकी बड़ी वजह यह है गडकरी जी कि आपके संबंध सभी नेताओं से, चाहे वो आपकी पार्टी के हों या विपक्ष के हों, बड़े मधुर संबंध हैं? नहीं, पहले तो जो 40-50 साल से मुझे जानते हैं, तो ये नेचुरली मेरा स्वभाव है, कोई पॉलिटिकल नहीं है। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। जो कानूनी काम होता है वो सबका होना चाहिए। तो मैं पहले से ही, चाहे विरोधक, मैं भी अपने चुनाव में भी भाषण में कहता हूँ कि जो जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी, इसको डिस्क्रिमिनेट करने वाली राजनीति मैं नहीं करूँगा। जो वोट देगा उसका भी काम करूँगा, जो वोट नहीं देगा उसका भी काम करूँगा। तो मुझे लगता है कि हमारा लोकतंत्र जो मजबूत है उसमें कानूनी काम सबका होना चाहिए और गैर कानूनी काम अपने नज़दीक बैठे वाले व्यक्ति का भी नहीं करना चाहिए। तो यही बात है। अगर रोड में बना रहा हूँ तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी की है तो रोड बनाओ, और रोड आगे जाता है तो बंद करो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो रोड तो सबके लिए, जनता के लिए है। तो मैंने इसमें कभी राजनीति नहीं की। इसमें बहुत लोगों ने ये भी जोड़ा कि किस तरीके से आपका एक तरीके से होड़ है शायद, या एक कहानी ये भी चली कि मोदी जी हैं और आप हैं तो एक अनबन भी रहती है, क्या तनाव रहता है रिश्तों में, कुछ खटास रहता है रिश्तों में। आप जब पार्टी के प्रेसिडेंट से, तब से लोगों ने चीज़ों को जोड़ा, अलग अलग घटनाओं को, कि इस तरह से कोई बात हुई थी पहले एक व्यक्ति को लेकर। क्या इस तरह की बातों को बल मिलता है इस तरह से? इसमें कोई सच्चाई है? कोई बात नहीं, सब बेबुनियाद बातें हैं। मेरी अक्सर प्रधानमंत्री से बहुत बार बातचीत होती रहती है। परसों ही वो हमारे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के उद्घाटन के लिए आए थे और इस प्रकार की कोई बात होती नहीं और इस प्रकार की किसी प्रकार की चर्चा भी नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर है, जो लोग डायरेक्ट टीका करने के लिए डरते हैं वो मेरे कंधे पर बंदूक रखकर अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, इतना ही उसमें। पर ये जो बंदूक का भार है, कभी कभी आपको अपने कंधे पर महसूस होता है कि ज़रा ज़्यादा भार डाल रहे हैं? कभी मैं अलग जगह पर कुछ बोलता हूँ, एक आदमी कोई तो भी उसके ऊपर मिसयूज़ करके उसको मिस इंटरप्रेट करता है और फिर मीडिया में लोग उसका आधार लेकर लिखना, बोलना, चर्चा करते हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अगर मेरा स्वभाव है, मुझे कुछ बोलना है तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। तो मैंने अभी कभी बोला ही नहीं और मेरे नाम पे वो लगा देते हैं, तो इसका मुझे दुख होता है। तो बात यही है कि जो सच्चाई है वही लोगों ने छापनी चाहिए, यही उम्मीद है। मैं आपको लगातार देखते आ रहा हूँ, आप जो बात होती है बिल्कुल सामने बोल देते हैं। कुछ प्रधानमंत्री जी भी ऐसे ही हैं, क्या ये इस वजह से भी है? ये जो बिल्कुल वजह नहीं, कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री और मेरे बीच में कोई तनाव नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई चर्चा नहीं।
और जब जब ऐसी होती है व्यक्तिगत रूप से उनके और मेरी अनेक बार अनेक विषयों पे चर्चा होती है। ये जो बाहर के लोग हैं, वो बैठे बैठे खाली लोग बैठे हैं, वो ऐसे तर्कशास्त्र के आधार पर इधर उधर की बातें करते हैं। हम सब लोग मिलकर एक देश के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए और राष्ट्रवाद के विचारों को लेकर राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, और यही हमारी सबकी मिलकर कोशिश है। गडकरी जी, बहुत चर्चा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, और आपकी भी इसमें अपनी राय है, एकदम साफ राय है इस बारे में। देखिए, विवेकानंद जी ने भी कहा था कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। जीवन में पैसा ये साधन है, साध्य नहीं हो सकता। और ये भी सच्चाई है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कहीं ना कहीं पैसा लगता है। आप प्रोग्राम करोगे तो आपको स्पॉन्सर लगता है, नेचुरली उतना बड़ा खर्चा नहीं कर सकते। तो कहीं ना कोई सनदशीर कोई वे आउट निकालना चाहिए। इसी भाव में अरुण जी ने उस समय ये इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू लाया था। इसके पीछे राजनीति में स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसपेरेंसी से ये पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिले, यही उद्देश्य था, वो अच्छा था। पर ये कहा जाता है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी की बात है, और लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र को फ्री और फेयर होना है तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। इसमें ऐसा है कि सरकार को जानकारियां होती रहीं कि किसने किसको कितना पैसा दिया, और विपक्ष के पास वो जानकारी नहीं थी, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। ये लेवल प्ले नहीं होता। देखो, इसमें अगर जब नाउ आइडेंटिफिकेशन होता है तो उस व्यक्ति के प्रति उस पार्टी के मन में एक प्रकार से थोड़ा सी नाराज़गी तैयार हो जाती है। तो कोई देने वाला नहीं चाहता कि वो किसी का टारगेट बने, इसलिए डोनेशन ये गुप्त रहे, ये ताकि उसको इसमें प्रॉब्लम ना, ये भाव था। और मुझे एक बात बताइए कि आखिर जब एडवर्टाइजमेंट मिलती है तो जिसकी टीआरपी ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा मिलती है, जिसकी कम होती है उसको कम मिलती है। तो सब चैनल को सेम एडवर्टाइजमेंट का रेट तो नहीं लग सकता। वैसे नेचुरल कोर्स में जो रूलिंग पार्टी होती है उसको कई लोग ज़्यादा मदद करते हैं। तो मुझे लगता है इन सब बातों में हमारा इरादा बहुत ईमानदारी से पाक था, साफ था, सच्चा था। पर यह है कि टीआरपी के बाद जब ऐड मिलते हैं वो तो दिखाई देते हैं किस कंपनी ने दिए। यहाँ शायद एक को दिखाई दे रहा था, मतलब कोई अगर जॉइंट सेक्रेटरी भी फ़ोन करे एसबीआई चेयरमैन को तो वो उनको मिल जाता, भाई इसने इस पैसे दिए, इस पार्टी को दिए। विपक्ष को ये जानकारी नहीं मिल रही थी, ये मानते हैं आप? जो बातों की चर्चा हो रही उसमें से बहुत सी बातों में हमने बहुत अच्छे इंटेंशन से, ट्रांसपेरेंसी के साथ राजनीति में गुणात्मक सुधार हो, इस भाव से ये सब कुछ लाया था। अब मैटर सब जुडिस है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फाइनल वर्डिक्ट देगा उसके आधार पर सभी पार्टियों से विचार विनिमय करके जो हमारा उद्दिष्ट है उसके साथ किसी की मतभिन्नता नहीं हो सकती, उसके आधार पर जो है वो आगे देखा जाएगा। पर इससे ज़्यादा कुछ कमेंट्स इसके ऊपर करना मुझे उचित नहीं लगता। पर गडकरी जी देखिए, ये कि 26 कंपनियों ने तब पैसा देना शुरू किया जब उन पर सीबीआई की रेड हुई, जैसे जैसे रेड बढ़ी वो दान बढ़ता चला गया। कहने की बातें होती है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब बातें अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अभी इस समय बात ऐसी होती है कि जब बातें कोर्ट में होती है तो ऐसी बातों पर ज़्यादा चर्चा करना अपेक्षित नहीं होता। जब कभी आप नेक्स्ट इंटरव्यू में आएंगे और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो जाएगा तब करेंगे। पर मैं एक बात आपको साफ बताना चाहता हूँ, ये सब जो चर्चा है इसके विपरीत हमने जिस परिस्थिति में निर्णय लिया था, पार्टी ने स्वच्छ राजनीति हो, ट्रांसपेरेंसी आए, इस भाव से लिया था। वही हमारा सबका उद्देश्य था। आप इस पे बाद में जवाब देना चाहते हैं? आखिरी सवाल में इसमें ये पूछना चाहता हूँ, जैसे सीबीआई ने रेड की, उससे पहले डीएलएफ ने किसी को पैसा नहीं दिया था। सीबीआई के रेड के बाद 172 करोड़ उन्होंने आपकी पार्टी को दिए, बीजेपी को दिए। मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट देते रहे उसको, आपका तो खैर पूरा टेंडर होता होगा, बिडिंग होती होगी उसके हिसाब से, पर उसने फिर पार्टी को, फंड को पैसा दिया। 669 करोड़ रुपए उन्होंने दिए। कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने दिया, रिलेटिवली कम दिया, जैसा आप बता रहे हैं कि उनकी टीआरपी कम थी कांग्रेस की। क्या ये सब सवाल नहीं पैदा करती? देखिए, पहली बात तो डोनेशन का और किसी बात का कोई संबंध नहीं है। जैसे आपने मेरे को प्रश्न पूछा, मैंने पार्लियामेंट में वो जोजिला टनल की बात भी की थी। उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी। हमने उसमें 5वें बार टेंडर निकला और उसमें 5,000 करोड़ देश की जनता के बचाए और कॉस्ट कम करके
आज 70-75% काम पूरा भी हुआ। वहाँ -8 डिग्री टेम्परेचर था। और मैं अभी आज तक 10 साल में शिपिंग, पोर्ट्स, बाद में रोडवेज, वाटर रिसोर्सेज, MSME, रूरल मिनिस्ट्री, सब में मैं अभी तक 51 लाख करोड़ के काम दे चुका हूँ। और मैं अभिमान के साथ कह सकता हूँ कि एक भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं मिलेगा कि कभी किसी को मेरे पास आना पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री है। अब योगायोग से कोई ना कोई किसी के ऊपर कार्रवाई होगी, इनकम टैक्स की, किसी को कोई कोई प्रॉब्लम आएगा, उसको इसके साथ जोड़कर कहना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। जी, आपने जो काम किया उसके बारे में तो मैं आगे बात ज़रूर करूंगा, और उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। जिस तरह का बेहतरीन काम आपने किया, यहाँ भी मैं जिस रास्ते से आया हूँ उस पर तो हवाई जहाज़ भी उतर सकते हैं। आगे हम बढ़ें तो ये देखिए कि कुल मिलाकर जो जांच एजेंसियां हैं, क्या लगता है कि उनकी मदद हुई बहुत, जब पॉलिटिकली भी, यानी जब शिवसेना टूटी, जब एनसीपी टूटी, तो वो नेता जो जिन पर सवालिया निशान थे वो एक तरीके से बीजेपी की तरफ आए। ये सब गलत बात है। वस्तुस्थिति के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। नहीं है? नहीं। आपको नहीं लगता कि अशोक चौहान नहीं आते अगर उनके खिलाफ जांच नहीं हो रही होती? एक नाथ शिंदे के सहयोगी, मीडिया गलत बातें होती है। अशोक चौहान तो इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे, ना कभी उन्होंने बोला है। केवल तर्क के आधार पर फैलाना अनुचित है और ऐसी कोई वस्तुस्थिति नहीं है। एक नेता हैं जिनके बारे में बीजेपी के नेता पवार साहब, अजीत पवार की बात कर रहा हूँ, बीजेपी के एक नेता ने शोले का डायलॉग किया कि जेल जाएंगे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। अब गलबैयाँ दोनों डाल के घूम रहे हैं। अजीब सी स्थिति है, पर ये भी तो एक सच है, उनको भी तो कोई डर रहा होगा। देखिए, राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ अ गेम ऑफ कंपल्शंस, कॉन्ट्रडिक्शंस। तो ये चलते ही रहता है। अनेक लोग इमरजेंसी के खिलाफ, पहले इमरजेंसी के खिलाफ बोलते थे, इंदिरा जी के खिलाफ साथ में थे और इमरजेंसी की तारीफ कर रहे थे, और बाद में अचानक वो बदल कर भी आ गए। तो ये थोड़ा राजनीति में कभी कभी होता है। उनका मत परिवर्तन हुआ और उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी देश की तस्वीर बदल सकती है, वो पार्टी में आए। गडकरी, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल जांच एजेंसियों का उन पर जांच का कोई असर नहीं था? कोई असर नहीं था, कोई संबंध नहीं। ये जो विपक्ष कहता है कि वॉशिंग मशीन है, आपके पास कोई भी धब्बा लगा हो आप वहाँ चले जाइए, धब्बा तो धुल गया। तो विपक्ष अपनी बात कहेगा, बेचारा क्या कहेगा जब उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं, हालत खराब है, तो यही कह सकते हैं। 2 बड़ी पार्टियां थीं महाराष्ट्र में जो टूट चुकी हैं, और एक असमंजस की स्थिति है कि क्या वो व्यक्ति बीजेपी का वोटर जिसने लगातार बीजेपी को वोट दिया, आपके साथ आंदोलन में रहा, क्या वो अब बीजेपी के या आपका जो गठबंधन है उसके एनसीपी के उम्मीदवार को वोट देगा जिसका वो लगातार विरोध करता रहा, या वो घर बैठ जाएगा? एक बड़ा सवाल ये कि क्या ये वोट्स ट्रांसफर हो पाएंगे? देखिए, आपको एक बात बताओ, आपको पुराना इतिहास याद होगा। जब बाला साहब ठाकरे थे और सुधाकर और नाइक शायद चीफ मिनिस्टर थे, तब शरद पवार जी के इनिशिएटिव से, छगन भुजबल के नेतृत्व में शिवसेना टूटी थी। प्रॉब्लम यह है कि पार्टियां अनेक बार टूटती है, बिगड़ती है, और ये लोकतंत्र का तकाजा है। अब इसके अलग अलग कारण उस समय उनके पार्टी के अंतर्गत कारण भी अनेक होते हैं, और मेरा अनुभव ये है कि एक बार जब मेन स्ट्रीम में आते हैं तो लोग उनको स्वीकार भी करते हैं। जैसे आप पुराने समय में देखो कि इमरजेंसी के बाद और अनेक लोगों ने उसका विरोध किया, और फिर जनता पार्टी चुन कर आएगी तो अनेक लोग जनता पार्टी में भी आए जो इमरजेंसी के सपोर्टर थे। तो कभी ना कभी पॉलिटिक्स में ये होता है, ये अपरिहार्य है पॉलिटिक्स में, क्योंकि लोग एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते हैं। पर इस समय जो कुछ हुआ है उसमें मेन स्ट्रीम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का जो परफॉर्मेंस है, जो डेवलपमेंट का काम हमने किया है, और लोगों के मन में भविष्य में परिवर्तन की जो आस है, होप है, उनको लगता है कि ये मोदी जी के नेतृत्व पूरी हो सकती है। इस भाव से अनेक लोग अपनी पार्टी को, विचारधारा को छोड़कर आ रहे हैं और मुख्य प्रवाह में शामिल हो रहे हैं। मुझे लगता है इसको उस प्रकार से लेना ज़्यादा उचित होगा। मुझे लगता है कि अगर इन सब में एक व्यक्ति है जो आपके मित्र भी हैं, राज ठाकरे, वही हैं ऐसे जो मेरे ख्याल से किसी दबाव के बगैर
अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए शायद आपकी तरफ आ रहे हैं। क्या ये कहना गलत होगा? अभी चर्चाएं हो रही है, अभी अंतिम तो कुछ बातें सामने नहीं आई है, पर उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई है। मुझे लगता है जब सब कुछ होगा तभी इसके ऊपर बोलना उचित होगा। आप चाहेंगे कि वो आएँ बीजेपी के गठबंधन में? देखो, वो मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, जब विरोध में थे तब भी थे, आज भी है, और कल आए या नहीं आए तो भी रहेंगे। राजनीति अलग है, दोस्ती अलग है। मैंने मेरे 50 साल के राजनीति में जिसका हाथ पकड़ा उसका दोस्ती रही। मैं परिस्थिति के अनुसार और राजनीति के अनुसार मैंने दोस्त अपने बदले नहीं हैं। उनकी राजनीति का निर्णय वो और अमित शाह जी के बीच में जो बातचीत हुई, दोनों पार्टी के बीच में उचित समय वो उचित निर्णय जाहिर करेंगे। मेरी राजनीतिक मर्यादा में रहकर मैं काम करता हूँ, उनके राजनीतिक मर्यादा में रहकर वो काम करते हैं, और ये महाराष्ट्र की बहुत अच्छी राजनीतिक परंपरा है। और चूंकि आप इसका निर्वहन खूब करते हैं और ये सब जग जाहिर है कि आप इसको बहुत मानते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कभी कभी आपको ऐसे पर्सनली मुश्किल होती है, कभी मुश्किल घड़ी भी आती है कि अब कैसे इसका मैं फ़ोन लूँ या कैसे इसको हैंडल करूँ? नहीं, मुझे नहीं आती। मैं कभी ये मुश्किलों की चिंता भी नहीं करता। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही है कि राजनीति में मतभिन्नता होना स्वाभाविक है, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। विचार भिन्नता लोकतंत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर विचार शून्यता नहीं होनी चाहिए। और इसलिए विचारधारा में जब मतभिन्नता है तो वहाँ हम एक दूसरे पर विचारों के आधार पर विवाद करेंगे, पर इसको छोड़कर बाकी व्यक्तिगत जीवन में एक दूसरे के दुश्मन जैसे नहीं रहेंगे। तो ये तो लोकतंत्र का आज तक का विरासत रही है, और पार्लियामेंट में भी आपने देखा है। तो मुझे लगता है इसी विरासत के हम छोटे से कार्यकर्ता है, उसी को लेकर आगे जाना चाहिए, और लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए अपने हिसाब से, अपनी ताकत से जितना होगा उतनी कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करते रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दिल्ली चलें अगर गडकरी जी, तो वहाँ बड़ी गर्मी है केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, और आम आदमी पार्टी है उसका कहना है कि एक अधिकारी हैं अरबिंदो फार्मा के, शरद चंद्र रेड्डी, उनकी गिरफ्तारी हुई नवंबर 2022 में। 23 में वो अप्रूवर बन गए, उन्होंने काफ़ी इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे दिए आपकी पार्टी को, करीब 60 करोड़ बता रही है आम आदमी पार्टी, और उनके बयान के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? मुझे तो इसकी कोई जानकारी भी नहीं है, और कानून अपना काम करता है, उसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए, इतना मैं कहूँगा। क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले क्या ये साबित हो जाएगा कि वो बहुत भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं? एजेंसी इंडिपेंडेंटली, इम्पार्शियली और फेयरली काम करती है। उसने क्या काम करना चाहिए, कोई डायरेक्शन सरकार से नहीं मिलते, और आगे जाके कोर्ट में लोग अपील करते हैं। तो ये सब बातें अब न्याय प्रविष्ट भी ये लोग अपील कर रहे हैं। पॉलिटिकली मुझे लगता है कि इसके ऊपर कोई आज एकदम टिप्पणी करना, क्योंकि मैं फर्स्ट फेज में मेरा चुनाव है, मैं तो अभी दिल्ली आया ही नहीं हूँ, तो मुझे उसकी ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। पर पर्सनली आप केजरीवाल को कैसे आंकते हैं? वो आपकी बहुत तारीफ करते हैं मौके पर। देखिए, पहली बात तो एक समय उन्होंने मेरे ऊपर भी आरोप किए थे जब मैं शुरू में बीजेपी का अध्यक्ष था। बाद में जब गंगा का काम किया मैंने, तो यमुना को भी शुद्ध करना था, तो दिल्ली में उनकी सरकार थी, तो अनेक बार ये यमुना के जल शुद्धिकरण कार्यक्रम, इसमें वाटर रिसोर्सेज में उनके साथ काफ़ी मेरी चर्चाएं हुई है। देखो, दो सब विषय अलग अलग है। अभी जो विषय चल रहा है, कानून के सामने सब लोग समान हैं, कानून अपना काम करता है, एजेंसी अपना काम करती है। अब वो सही है कि गलत है, इसका निर्णय करने का अधिकार कोर्ट को है, और सभी बातें कोर्ट में भी जारी है। थोड़ा राह देखे कोर्ट क्या कहे, उसके बारे में बाद में कोई ओपिनियन तय करें। गडकरी जी, दूसरे वो नेता हैं जिनको आप एक बार मेरे शो में बंडू बोल चुके हैं। राहुल गांधी का कहना है कि आपने तो उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि टिकट खरीद सकें आने जाने के लिए, कैंडिडेट्स की मदद कर सकें। कह रहे हैं हमारे तो खाते ही सीज कर दिए, रूलिंग पार्टी चाहती नहीं है कि विपक्ष रहे। देखिए, कोई भी निर्णय जो होता है वो नियम के अधीन होता है। जो इनकम टैक्स ने कार्रवाई की वो नियम के अधीन है, अगर गलत है तो वो कोर्ट में जाए। एक बड़ा सवाल जो निकल के आता है वो ये है कि इन सब कार्रवाइयों की वजह से गडकरी जी,
क्या ऐसा नहीं है कि जो एक लड़खड़ाता हुआ अभी खुद को संभाल नहीं पा रहा विपक्ष है, उसमें एक जान सी आ गई है? यानी दिल्ली में वो रैली करने वाले हैं, आम आदमी पार्टी रोज़ाना वहाँ पर धरने करती है, प्रदर्शन करती है। अगर वो पढ़े रहते तो सोते ही रहते। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष ने क्या करना क्या नहीं करना, रैली निकालना नहीं करना, उनका अधिकार है, जरूर निकालें। जनता की अदालत में जब चुनाव होता है तो जनता सभी की बातें सुनकर अपना फैसला करती है। आपको नहीं लगता कि विपक्ष को थोड़ी जान आ गई उनको इस सब से? वो दिखाई भी देने लगे हैं टेलीविजन पर। मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी जो नारा है 400 पार, ये 400 कहाँ से पार होगा? क्योंकि आप देखें दक्षिण भारत में 130 सीटें हैं। पिछली बार आपको 29 सीटें आई, उसमें कर्नाटका से, केवल कर्नाटका से आपको 25 सीटें मिली। आप इस समय वहाँ एक चुनाव हार चुके हैं, दक्षिण एक बड़ी चुनौती है। कहाँ से ये आंकड़ा आएगा 400 का? देखिए, 10 साल की हमारी विशेषता ये है कि पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट केवल बात नहीं की, मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये काम करके दिखाया। और हमारा जो परफॉर्मेंस ऑडिट है, जो हमारा क्रेडिट कार्ड है, आज देश की जनता जात पंथ धर्म भाषा के ऊपर उठकर ये स्वीकारने लगी है कि देश बदल रहा है, देश की प्रगति हो रही है और दुनिया में मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्वगुरु बन सकते हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं और हम आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं। और स्वाभाविक रूप से हमारी इकोनॉमी आज ग्रोथ बढ़ी है और इसके अंदर रोजगार का निर्माण हुआ है और रोजगार का निर्माण होने के कारण गरीबी दूर हुई है। दूसरा, हमारे आयुष्य योजना, उज्ज्वला योजना से लेकर सब योजनाओं तक गरीबों को फ़ायदा मिला है। ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों के अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं। इन सब बातों का अनुभव जो कॉमन मैन को मिल रहा है, उसकी जो पॉजिटिविटी हमारे प्रति है, उसके आधार पर हमको, जैसे अभी चुनाव हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हम अच्छी तरीके से जीते। उसी के आधार पर आने वाले समय में हम देश में सब जगह जीतेंगे और 400 पार निश्चित रूप से जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 400 पार जो आप करना चाहते हैं, लक्ष्य क्या है? क्या आप संविधान में परिवर्तन की सोच रहे हैं? संविधान में बदलने का सवाल ही नहीं उठता। ये हमारे बारे में अपप्रचार किया जाता है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ कि 1975 के इमरजेंसी के बाद कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने उस समय करीब 80 बार हमारे संविधान को तोड़ मरोड़ने का काम किया है। हम ना संविधान को तोड़ेंगे ना बदलेंगे। हमारे बारे में अपप्रचार करने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल किया जाता है कि हम आरक्षण रद्द करेंगे, संविधान को बदल देंगे। जब कोई लोग अपनी बात को कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, उसका वो प्रयास है। और मैं मानता हूँ कि संविधान बदलने का ना कोई इरादा है, न कोई हमारा इंटेंशन है। ये पूरी तरह गलत है। पर ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई। यानी अगर आप देखें, सरसंघचालक रहे के सुदर्शन, उन्होंने तो कहा 2000 में कि हमारा जो संविधान है वो वेस्टर्न वैल्यूज़ पर आधारित है। उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांस में 5 बार हो चुका है ये। वाजपेयी जी आए, उन्होंने रिव्यू के लिए 98 में वेंकटचलैया कमीशन भी बनाया। क्या हम लोग दोबारा नहीं देख सकते, एक बार बैठ के रिव्यू नहीं कर सकते इन चीज़ों को? अभी फिलहाल हमारे पार्टी में, सरकार में इस प्रकार की कोई भी बात विचारणीय नहीं है। हम इसके बारे में कायम बिल्कुल पक्के हैं कि संविधान को अभी बदलने का कोई सवाल नहीं उठता। तो फिर इतना बड़ा आंकड़ा आपने क्यों लगाया 400 का? नहीं, 400 का है ना, हम अपनी ताकत के भरोसे अपना विस्तार करना चाहते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी कहेगी कि हम इस समय मेजोरिटी में आना चाहते हैं, तो हर पार्टी अपनी बात कहती है। हमने जो कुछ 10 साल में काम किया, लोगों का समर्थन मिला है, उसके आधार पर मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार जाएंगे, ये बात हमने कही है। ये हमारा उद्दिष्ट है और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। पर इसके लिए कोई लक्ष्य है क्या? वही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि वो तो बहुमत से भी आपकी सरकार बन जाती है। सर, अभी 100 साल का 100 दिन का कार्यक्रम, फिर 1947 तक के हमारी विजन, सब बातों पर इस देश में इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, सब बातों को लेकर भविष्य का अध्ययन करके हम देश को कैसे बनाएंगे, विश्व स्तर पर विश्वगुरु कैसे बनाएंगे, तीसरी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था कैसे बनाएंगे, इस दृष्टि से हम काम करेंगे और देश को आगे लेकर जाएंगे, जहाँ देश की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर करेंगे। और अभी हमने
करीब 22% से ज़्यादा लोगों को, जो नीति आयोग के रिपोर्ट से आया है, कि गरीबी रेखा से ऊपर लेकर गए हैं। गडकरी जी, बीजेपी जब बात करती है विकास की तो उसमें एक ही बात होती है आम लोगों के लिए कि हाँ जी विकास बहुत किया है। फिर अगला सवाल पूछिए क्या किया है, बोले इतनी सड़कें बनी हैं। आप कॉन्स्टिट्यूंसी दर कॉन्स्टिट्यूंसी, स्टेट दर स्टेट, यही बात होती है हर जगह। क्या इससे आपकी पार्टी में कुछ लोगों के पेट में दर्द भी होता होगा कि इन्हीं की बात होती रहती है, सड़कों की बात होती है? देखिए, सड़कें नहीं, एयरपोर्ट दुगने हो गया। आज मुझे बताइए सोलर पावर में कितनी बड़ी पावर जनरेट होने लगी। विशेष रूप से सिंचाई योजना में कितने इरिगेशन के नए प्रोजेक्ट तैयार हुए। आज पीने का पानी लोगों तक पहुंच रहा है। मुझे लगता है कि अनेक क्षेत्रों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने काम किया है। हाँ, रोड लोगों को दिखते हैं एकदम, क्योंकि रोज़ लोग जाते हैं रोड पर। तो केवल मैंने काम किया ऐसा नहीं, अनेक मंत्रियों ने काम किया है, सरकार ने काम किया है। और ओवरऑल मंत्री का व्यक्तिगत काम में जो होता है वो सरकार का होता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वही काम हम सब लोगों ने मिलकर किया है। ओवरऑल लोगों में फीलिंग है कि देश बदल रहा है, देश का विकास हो रहा है, और यही हमारा सबसे बड़ा कैपिटल है। आपने जो मंत्रालय में काम किया, सबसे ज़्यादा फोकस आपने किस बात पर रखा? इसी पर रखा, सड़कों पर? देखिए, मैंने बहुत टनल बनाई, रोड बनाई, बहुत कुछ काम किया, पर मेरे जीवन का सबसे बड़ा और अच्छा काम कोई होगा तो 2014 में जब मैं मंत्री बना तो हमारे देश में 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे। साइकिल रिक्शा चलाते थे, आदमी कंधे पे रख के लोगों को धो रहे थे। आज मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग ये प्रथा बंद हो गई। ये अमानवीय और मानवीय शोषण की प्रथा बंद हुई और आज मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा आया। मेरे डिपार्टमेंट में इसका कानून बना, इसके लिए अलग अलग प्रकार के ISS स्टैंडर्ड के पार्ट जोड़ने का मैंने अलाउ किया। और आज ये ई रिक्शा और ई कार्ट ने देश में जो गरीब थे, शोषित थे, पीड़ित थे, जिनका मानवता के आधार पर शोषण हो रहा था, उनको एक नई स्वाधीनता मिली, नया अस्तित्व मिला और शोषण से वो मुक्त हुए। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा और अच्छा काम हुआ है। ये मैंने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए, बड़े बड़े 36 एक्सप्रेस हाईवे बनाए, टनल्स बनाई, ब्रिजेस बनाए, गंगा पर 12 पुल बनाए, ब्रह्मपुत्रा पर 11 बनाए। पर सबसे बड़ा काम अगर कोई है तो मुझे लगता है यही है, जो मानवीय शोषण से इन असहाय गरीबों को मुक्ति मिली। यही मेरे जीवन का अच्छा काम है। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। एक सवाल जो मैं आपसे हमेशा पूछता हूँ, आपसे हर इंटरव्यू में पूछता हूँ, वो ये है कि देखिए करीब 1,68,491 लोगों की मौत होती है सड़क दुर्घटनाओं में, और उसमें 10 में से 7 व्यक्ति ओवर स्पीडिंग में मारे जाते हैं। 50,000 लोग 2 व्हीलर वाले मारे जाते हैं। आप बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, पर ये हो क्यों नहीं पाता? लोगों को बात समझ में क्यों नहीं आती? गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा क्यों हो जाते हैं जैसे गाड़ी उनकी हो पर ज़िंदगी पड़ोसी की हो? बड़ा नम्रतापूर्वक, पर मुझे दुख है इस बात का कि मैं 10 साल में ये संख्या कम नहीं कर पाया, उल्टी बढ़ी है। इसके रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग दोनों में हमने काफ़ी सुधार किया। ब्लैक स्पॉट भी निकाले, वो भी हमने सुधार रहे बड़े प्रमाण पर, और स्टार रेटिंग लाया, गाड़ी की क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। पर ह्यूमन बिहेवियर को हम नहीं बदल पा रहे। जैसे गाड़ी चलाते समय मोबाइल पे बात नहीं करना या हेलमेट पहनना, उसके सिवा गाड़ी नहीं चलाना, लेन डिसिप्लिन का पालन करना, कहीं से भी रास्ता क्रॉस नहीं करना। रास्ते के बीच में इधर से गाड़ी आ रही, इधर से लोग बीच में से जा रहे हैं, उससे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के बिहेवियर में बदल करने की हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा इसका कारण है। पर मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री करके इसके कारण ये जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं डालता हूँ। हमारा काम है लोगों को सुधारना, लोगों के मन को, ह्यूमन बिहेवियर को बदलना। अब मीडिया के सहयोग के साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs सबका उपयोग करके हम कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे कहते हुए दुख हुआ है कि 10 साल में इसमें हमको सफलता नहीं मिल पाई। ये एक ही ब्लैक स्पॉट है डिपार्टमेंट का, जिसका मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था और मैं बड़ा संवेदनशीलता के साथ इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। पर अभी तक ये नहीं मिला। अब 2030 तक फिर ताकत लगा के कोशिश करेंगे और मीडिया का भी सहयोग लेंगे और 50% एक्सीडेंट और 50% मौतें कम करने की कोशिश करेंगे। आपका कहाँ एक्सीडेंट हुआ? मैं यही नागपुर में रामटेक से
अपोजिशन लीडर था, तब मैं रेड लाइट कार में बैठा था, 8-10 गाड़ी आती कैनवा था, और मैं ट्रक के ऊपर जाके पूरी तरह मंसर के पास, मेरा पैर 4 जगह टूट गया। मेरा बेटा था, पत्नी थी, बेटी थी, हम सब बच गए। और लोग बोलते कि गाड़ी पूरी चिपक गई, कोई बच ही नहीं सकता। तो लोग मुझे बोलते चमत्कार हुआ, आप बचे कैसे? तो मैं जब से राजनीति में आया हूँ तब से अभी तक मैंने 45-50 हज़ार लोगों के हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त करके दिए। कैंसर के लिए मदद करता हूँ, दिव्यांगों को 1 लाख लोगों को अलग अलग प्रकार के मैं उनको इक्विपमेंट देता हूँ। ये मेरा एक परमानेंट काम चुनाव से रिलेटेड है, मैं करते रहता हूँ। उनकी दुआएं और उनका आशीर्वाद जो मुझे मिला है उसके कारण मैं जिंदा रहा, ऐसा मैं लोगों को बताता हूँ, और मैं वो सेवा करते रहता हूँ। पर ये एक्सीडेंट किसी के ऊपर ना आए, और मेरा आपके मार्फत लोगों से अनुरोध है कि नियमों का पालन करो। गडकरी जी, ये बात आपको एक तरीके से खास बनाती है कि आपके सामाजिक सरोकार बहुत हैं, संवेदनशील बहुत हैं। जहाँ फिट नहीं बैठते हैं वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियन को ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो भाई, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और वैसे ही रहकर यहाँ तक आया हूँ। आपको ताज्जुब हो, मैंने मेरा बायोडाटा कभी छापा नहीं है। अच्छा। हाँ, मेरे पर 45 साल से मैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब को अपना आइकॉन मानता हूँ। मेरे एयरपोर्ट पर मुझे स्वागत के लिए कोई नहीं आता, छोड़ने के लिए कोई नहीं आता। मैं कोई अपने कटआउट नहीं लगाता। लोगों का प्रेम मुझे मिला, मैंने लोगों पर प्रेम किया। मैं भी मेरे क्षेत्र में कहता हूँ कि ये लोकसभा क्षेत्र की जनता मेरा परिवार है। मेरा उनके ऊपर परिवार जैसा प्रेम है, और लोगों का मेरे ऊपर अपने घर का आदमी है ऐसा प्रेम है, और यही मेरी पूंजी है। एक मैं आपसे पर्सनल सवाल पूछता हूँ। आपने राजनीति ज्वाइन की है ख़ास उम्र में। अगर आप आज 19 या 20 साल के होते, जिस तरह से राजनीति है, जिस तरह से राजनीतिक मान्यताएं हैं आज, अगर आप युवा होते तो क्या फिर राजनीति ज्वाइन करते? देखिए, मैं 75 में इमरजेंसी लग गई, तब मैं 11th में था, और जेपी के आंदोलन पर मैं उस समय इमरजेंसी के खिलाफ काम करना मैंने शुरू किया। फिर 77 का चुनाव आया जनता पार्टी का, उसमें मैंने काम किया, और 1980 में फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। तो देखिए, राजनीति का प्रतिबिंब, इसका संबंध समाज के साथ होता है। समाज का स्तर जितना सुधरता है उतना राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन होता है। लोकतंत्र जो होता है वो आखिर व्यक्तियों का समूह बनकर जो समाज बनता है उसी से पार्टियां बनती है। हम सब लोग मिलकर वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और हमारा चुनाव यानी एक लोकतंत्र का बड़ा उत्सव है। हम उसमें भाग भी लें, मत भी दें, और लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए हम दुनिया में सब देशों के आगे हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र वर्ल्ड का है, एक आदर्श प्रस्तावित करें। यही प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं इस बातों का आचरण करके कार्य करने की कोशिश करता हूँ। तो आप ज्वाइन करते अगर आप युवा होते? क्योंकि इमरजेंसी में तो चीज़ ही और थी, उस समय लहर ही दूसरी थी, करंट ही दूसरा था पूरा। आपका सवाल बहुत योग्य है, पर इस समय के युवाओं को पूछना चाहिए। अब मैं युवा समय तो विद्यार्थी था, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर था, और तब मैं उल्टा, जब देश में कुछ चैलेंजिंग होता है तो युवाओं को उमंग होती है कि इसको बदलना चाहिए, तो वह उसके लिए ताकत के साथ काम करते हैं। मैं जानता हूँ गडकरी जी, जब आपको सवाल का जवाब नहीं देना है तो कैसे आप 6 मारना चाहें तो मारेंगे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब का मैंने इंटरव्यू किया, और जब मैं इंटरव्यू करने गया, बहुत बड़ा बंगला, और उन्होंने गेट हटवा दिया था, उसका उतार के रखवा दिया था बगल में। कहा कि इस बंगले में गेट नहीं होगा, कोई भी आ जा सकता है। ऐसी कौन सी बात है जो जॉर्ज फर्नांडिस की आपको? जॉर्ज एक ईमानदार, कर्मठ, गरीबों के प्रति समर्पित ऐसे राजनेता थे, और उनका व्यवहार, चाल चलन, व्यवहार, चरित्र सामान्य व्यक्ति जैसा होता था। कपड़े खुद के धोते थे। डिफेंस मिनिस्टर होने के बाद भी कोई ताम झाम नहीं रहता था, एक आदमी रहता था। साधन शुचिता का, आदर्शवाद का, गरीबों के प्रति समर्पण का वो एक प्रतीक थे। मैं उनसे बहुत सीखा। अटल बिहारी वाजपेयी जी से बहुत कुछ सीखा। अटल बिहारी मेरे दूसरे आइकॉन थे। इन बड़े बड़े नेताओं की छोटी छोटी बातों ने मेरे जीवन को बहुत समृद्ध और संपन्न बनाया। मैं उनकी यादगारों को कभी भूल नहीं सकता। नागपुर की बात करें तो बता रहे हैं कि कांग्रेस को तो कैंडिडेट्स ही बड़ी मुश्किल से, यहाँ आपके खिलाफ कोई मिल ही नहीं रहा है।
ऐसा आपने जादू कर दिया है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने पर। अभी मिला है और जो मिला है वो भी मेरा मित्र है। आपके पहले इंटरव्यू के पहले अभी मैंने उसको भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभेच्छाएं दी है और मैंने कहा मैं उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूँगा। नहीं बोलेंगे। हाँ। और वो भी नहीं बोलेंगे। नहीं, वो बोले ना बोले उसका अधिकार है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नागपुर के लिए, देश के लिए आपका घोषणा पत्र क्या है? आगामी 5 साल में आप क्या करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? आप अभी मेरे खेती पर आए हो, मेरे घर पर आते तो सामने एक बोर्ड लिखा हुआ है। हमारे यहाँ संस्कृत के पंडित थे डॉक्टर वर्णेकर जी, उनका एक इनका गीत था, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। Politics is the instrument of socio-economic reform, or we need to redefine the definition of politics. Power politics means politics नहीं है। समाज कारण, राष्ट्र कारण, विकास कारण और सेवा कारण ये राजकारण है। मैं ये समझ कर चलता हूँ और मेरा अनुभव ये है कि निरपेक्ष भाव से तो मैं काम करता हूँ। मैं तो विदर्भ में, देश में भी काम करता हूँ, पर लोग बहुत समझदार हैं, सच्चाई को समझते हैं और ताम झाम न होने के बाद भी बहुत प्रेम करते हैं। यही मेरे जीवन की पूंजी है, यही मेरी सबसे बड़ी विरासत मानता हूँ और इसको मैं कभी गंवाना नहीं चाहता हूँ, इसको बढ़ाना चाहता हूँ। क्या आप चाहेंगे कि अगली बार भी आपको यही मंत्रालय मिले जो आप 10 साल से संभाल रहे हैं? मेरे चाहने इसके बजाय ये तो मुख्य प्रधानमंत्री तय करेंगे। अगर मंत्री बनाना या कौन सा डिपार्टमेंट देना ये उनका अधिकार है, उसके ऊपर जो भी परिस्थिति में जो भी निर्णय होगा उसको स्वीकार करेंगे। पर बहुत सारी योजनाएं होंगी आपकी जो अभी भी पाइपलाइन में होंगी, अधूरी रह गई होंगी, जिन पर बातचीत। जीवन में कोई काम पूरा नहीं होता, एक काम से दूसरा काम पैदा होता है। दूसरी बात, होप ऐसी होती है तुम कितना भी काम करो लोगों में समाधान नहीं होता। मैंने पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी कंक्रीट रोड की बनाई, 24 घंटे पानी मिल रहा है। अब लोग बोलते खेलने के मैदान बनाओ, खेलने के मैदान बनोगे तो गार्डन बनाओ, गार्डन को तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ। अभी दोनों स्टेशन अच्छे हो रहे हैं तो लोग बोलते रोप वे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे लगाओ। अभी मेट्रो आ गई तो लोगों की अपेक्षा निरंतर बढ़ती रहती है और वो स्वाभाविक है और नैसर्गिक है। और इसी अपेक्षा से, होप में तुम काम करते हो, इससे ही देश की तरक्की होती है, देश आगे जाता है। गडकरी जी, ये तो मैं जानता हूँ कि आपको खाना बहुत पसंद है और मैं ये भी जानता हूँ कि आप महाराष्ट्र की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आपने इतना समय दिया। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ आखिर में, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कि 2009 की बात है। मेरा एक शो था मुंबई में और शो के लिए उस समय के मुख्यमंत्री अशोक चौहान थे, संजय राउत थे, आप प्रदेश अध्यक्ष थे और आप लाटूर में थे। मुंबई में मेरा सेट लगा हुआ था, शाम हो चुकी थी और ये बताया जा रहा था कि आप नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने आपको फ़ोन किया, आपने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं ज़रूर आऊँगा। और शाम हुई, अंधेरा हो गया तो लोगों ने कहा तो अब तो टेक ऑफ भी नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कि वो आप टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे और संजय राउत जाने की बात कर रहे हैं, अशोक चौहान भी बात कर रहे हैं। तो आपने कहा तुम फ़ोन रखो, मैं दोनों को फ़ोन लगाता हूँ। आपके फ़ोन गए दोनों के पास, दोनों रुके और आप एयरफील्ड पर लैंप लगाई आपने और आप उड़ के आए। तो मुझे लगा ये आदमी जो कहता है वो करता है। एक बात मैंने जीवन में इसका पालन किया है कि जो कमिटमेंट करना है वो पूरी करना है। मैं हाँ या ना में बात करता हूँ। कभी कभी मुझे मित्र कहते तुम ना क्यों कहते हो, देखता हूँ ऐसा बोलो। बोला नहीं, लोगों को गुमराह नहीं करना। और मैंने अगर किसी को शब्द दिया कि मैं कार्यक्रम में आऊँगा तो मैं जाता ही हूँ, सब कोशिश करके जाता हूँ। नहीं तो बोल देता हूँ पहले कि मैं नहीं आ पाऊँगा। मैं झूठे आश्वासन कभी नहीं देता। कोई मुझे बोलता है, हर आदमी की बात सुनता हूँ। हो सकता है तो बोलता हूँ मैं ज़रूर आपका काम करूँगा, नहीं हो सकता तो बोलता हूँ ये बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा। तो कभी ना कभी एक 40-50 साल की आदत हो गई है और किसी को कमिटमेंट किया और मैं नहीं जा पाया तो अस्वस्थ होता हूँ। चाहे राजनीति हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, कमिटमेंट की कि वो पूरी करनी चाहिए। ये बात मेरी माता पिता से संस्कार मिला, अभी मैं उसका पालन करता हूँ। उसकी कभी कभी कीमत भी चुकानी पड़ती है, मैं चिंता नहीं करता। ये तो सलमान खान की फिल्म का डायलॉग है, एक बार मैं कमिटमेंट कर देता हूँ तो अपनी भी नहीं सुनता हूँ। अच्छा डायलॉग है। सलमान खान मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं,
उनके पिताजी से भी मेरे बड़े अच्छे जी, संबंध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गडकरी जी, चुनाव के बीच में आपने हमें इतना बहुत समय दिया। थैंक यू so वेरी much. मच। थैंक यू। इट्स ए प्लेजर फॉर मी।